हाँ, 10:05 तक वेट करेंगे, फिर मीटिंग को लॉक कर देंगे, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी हर एक बच्चे को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। ये गौरव भाई अपना रोल नंबर लिखो। गौरव, नेक्स्ट सर क्लास में जब भी आओगे रोल नंबर लिखना। कहाँ से लिखा जाएगा सर? चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास नहीं ज्वाइन होती और सारी क्लासेस ज्वाइन हो ठीक है। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? देखो कल हम यहाँ ही पढ़ रहे थे कि देखो एक ही फोर्स लगाई थी हमने पी अमाउंट की, जो हमारे कंपोनेंट की एक्सिस से ई डिस्टेंस पर लग रही थी। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी की एक्सिस से कितनी दूर लग रही थी। उसके हमने दो ही इफेक्ट देखे, एक तो वो फोर्स एज अ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही थी, और एक उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट जनरेट हो रही थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था, ये वाला। उसके बाद हमें देखना है कि स्ट्रेसिस का देखना है ना क्या होगा। अब देखो जो P2 फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और जो P1 फोर्स आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसकी वजह से मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी हमारी, ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मूवमेंट की, ठीक है ना। ये ऐसे मूवमेंट लग रही थी m, और इस मूवमेंट की जो वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, जो इस m मोमेंट की वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, m इज इक्वल टू p इंटू e, ठीक है। अब ये मूवमेंट लग रही है, अगर बॉडी को स्टेशनरी रखना है तो एक रिएक्शन आएगी ना, जहां से बॉडी, मान लो यहाँ से बॉडी को हमने फिक्स कर रखा है इस बॉडी को, तो अगर ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है तो नीचे की तरफ आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसका भी अमाउंट क्या होगा आपका, m इज इक्वल टू p इंटू ई होगा, ठीक है। अब देखो अगर बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन ये है, जब ये दोनों मूवमेंट लगेगी तो बॉडी की डिस्टोर्टेड पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। आपको बना के दिखा रहा हूँ। जब ये मूवमेंट लगने के बाद आपकी बॉडी या कंपोनेंट डिस्टोर्ट होगा तो कुछ ऐसा ऐसा होने की कोशिश करेगा जब मूवमेंट लगेगी। समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, दिख रहा है ना सबको। तो देखो जो इसका अंदर वाला फाइबर है, ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये जो ये अंदर की तरफ होगा आपका, ये आप फील कर पा रहे हो कि सिकुड़ गया है। सिकुड़ने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई होंगी। तो जो ये अंदर वाला पोर्शन है, जहां से ये अंदर की तरफ ये सिकुड़ा है, इसके अंदर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी उस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, सिग्मा सी, ठीक है। और जो ये आउटर वाला पोर्शन है आपका, आउटर पोर्शन,
इस पोर्शन को देख पा रहे हो, थोड़ा सा फैल गया है, खिंचा गया है, खिंचाव आ गया इसके अंदर। खिंचाव का मतलब क्या है कि इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई होगी, तभी तो ये इसके अंदर खिंचाव आएगा। तो आप देख पा रहे हो एक ही मूवमेंट की वजह से जब बॉडी के अंदर मूवमेंट लगी, उसके अंदर दो टाइप की स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है। जो इसके आउटर मोस्ट फाइबर है बाहर की तरफ, उनके अंदर आपकी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है सिग्मा टी, और जो इनर मोस्ट फाइबर है उनके अंदर कौन सी स्ट्रेस जनरेट हो रही है, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है। और इसी बॉडी के अंदर एक ऐसी एक्सिस होगी, एक ऐसा फाइबर होगा सेंटर, जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो, लेकिन इस केस में सेंटर पर होगा वो वाला फाइबर जिसके अंदर आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपकी टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव की तरफ जारी होगी तो एक फाइबर यानी कि एक एक्सिस आपको ऐसी मिलेगी, एक एक्सिस आपको ऐसी मिलेगी जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने, और अब मैंने आपको बेंडिंग इक्वेशन दिखाई थी। बेंडिंग इक्वेशन में क्या था, m/i इक्वल टू सिग्मा बाय वाई पढ़ा था हमने। इस इक्वेशन से जब हमने स्टडी किया था तो क्या निकल के आया था, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आया था। लीनियरली वेरिएशन होगा, जैसे जैसे आपका वाई डिक्रीज होगा सिग्मा भी डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे आपका वाई और जैसे जैसे आपका वाई इंक्रीज होगा, आपका सिग्मा भी इंक्रीज होगा। और वाई क्या है, इसकी सेंटर एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, यानी कि मैं इस सबको हटा रहा हूँ, अब आपको वाई दिखा रहा हूँ। वाई क्या होगा, जब आप इस एक्सिस से दूर की तरफ जाओगे तो आपका सिग्मा इंक्रीज होगा, और जब इस एक्सिस से इस तरफ जाओगे तब आपका सिग्मा इंक्रीज होगा। सिग्मा की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो कंप्रेसिव वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज, या वो टेंसाइल में इंक्रीज होगी, वो हमें देखना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब देखो इस फाइबर पर जब आपकी बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन एक तो ये थी, और रिएक्शन वाली बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन ये थी। रिएक्शन तो हमने निकाली है ना, तुमने जब बीम पढ़े थे, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ी थी तुमने सोम के अंदर, तब तुम्हें रिएक्शन निकालनी सिखाई गई थी। एक तो ये वाला आउटर मोस्ट फाइबर है, और एक ये वाला आउटर मोस्ट फाइबर है। ये इनर, ये आउटसाइड में हो गया और ये इनर साइड में हो गया, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन में है। इसके अंदर क्या आ रहा था आपका, यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, सिग्मा टी आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, सिग्मा सी आ रहा था। ठीक है, अब जो आउट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो भी वाई मैक्स होगा। इस केस के अंदर लेके चल रहा हूँ, ये वाई मैक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका यहाँ पर क्या होगा, वाई मैक्स होगा। होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सिग्मा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वाई, तो यानी कि लिनियरली चेंज होगा। जैसे जैसे वाई डिक्रीज होगा आपकी सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। यही हमने नीचे डायग्राम में शो कर रखा है। यहाँ पर देखो इस फाइबर पर जब आप गए, यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करोगे ऐसे, तो ये वाली जो साइड होगी ये टेंसाइल स्ट्रेस होगी, और किसकी वजह से आ रही है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। इसलिए इसका नाम हमने दे दिया सिग्मा बी, और किस नेचर की, टेंसाइल नेचर की। तो आप सिग्मा बी टी लिख सकते हो इसको, सिग्मा बी इंटू टी, तो इसका नाम दोगे सिग्मा बी टी। बेंडिंग स्ट्रेस है और नेचर क्या है उसका, टेंसाइल नेचर। ये आउटर मोस्ट पर थी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वाई वहां पर मैक्सिमम है, और जो आपका सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। हम पढ़ चुके हैं सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई। ठीक है, अब जैसे 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 आपका वाई डिक्रीज होगा, जैसे जैसे वाई डिक्रीज होगा सिग्मा भी आपका डिक्रीज होगा होगा होगा। ठीक है, और हो भी रहा है। और एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपकी
सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो कोई पॉइंट नहीं है, वो एक फाइबर है आपका या एक एक्सिस बोल सकते हो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल। जब किसी एक क्रॉस सेक्शन पर देखोगे तो ये आपको पॉइंट दिखेगा, और जब आप पूरी बॉडी की स्टडी करोगे तो ये पॉइंट जब छोटे छोटे पॉइंट को आप जोड़ते चले जाओगे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी न्यूट्रल एक्सिस। जब एक क्रॉस सेक्शन पर स्टडी कर रहे हो तो एक पॉइंट दिखेगा, और जब पूरी बॉडी पर स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। ऐसी एक्सिस जहां पर आपकी सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाए उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट? अब अभी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे थे, हमने सिर्फ पी का कंप्रेसिव नेचर स्टडी किया और अब पी का हम बेंडिंग नेचर स्टडी कर रहे थे। अब हम इन दोनों इफेक्ट को कंबाइंड कर देंगे। सब बच्चे देखो, अभी देखो, जब सिर्फ P1 हमने कंप्रेसिव नेचर का लिया था तो ये कंप्रेसिव, और ये दोनों ही फैक्ट सिर्फ एक फोर्स की वजह से आए हैं। कभी आपको कि हमने P1 P2 लगाए थे तो हम मान के चल रहे हैं कि P1 P2 यहाँ पर लग रहा होगा। ये सिर्फ जो P लग रहा था ना, इस फोर्स के दो इफेक्ट है। एक तो इस P फोर्स ने कंप्रेसिव इफेक्ट इंड्यूस किया, और एक इस P फोर्स ने एक बेंडिंग मूवमेंट जनरेट की, जिसकी वजह से हमें ऐसी ऐसी स्ट्रेचेज मिली हैं। ठीक है, अब अगले डायग्राम में मैं इन दोनों इफेक्ट को कंबाइंड करके चल रहा हूँ, देखते क्या होगा। ठीक है, ये चले गए। अब आते हैं हमारे अगले इफेक्ट पर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब देखो, नीचे वाले डायग्राम से मतलब आपने ऊपर वालों को भूल जाओ। अब हमने पूरा का पूरा कंबाइंड इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, P1 P2 P सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, देखो अब देखो, कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस को हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, यानी कि ये इस लाइन से नीचे की तरफ लगेगी, और सिग्मा भी इस लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड, और सिग्मा डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिग्मा सी जो कंप्रेसिव है आपकी, देखो ये भी सिग्मा बी है, ये भी अमाउंट दोनों का सेम है, लेकिन ये आपकी टेंसाइल इन नेचर है। ये वाली जो स्ट्रेस है ये सिग्मा बीटी है, इसको सिग्मा बी टी लिख के चलो आप, और इसको आप लिख के चलो सिग्मा बी सी लिख के चलो। ठीक है, अब देखो, जब दो अपोजिट नेचर की स्ट्रेस लगेंगे एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होके चलेगी ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे हम, इसको इसके इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करेंगे तो क्या होगा, जो सिग्मा कंप्रेसिव है वो टेंसाइल नेचर के इफेक्ट को कम कर देगी। वही आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो, इसने जो टेंसाइल स्ट्रेस थी उसके इफेक्ट को कर दिया कम, लेकिन जब वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ हम उसको मिलाएंगे वो उसके इफेक्ट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो जहां पर आपकी जिस फाइबर पर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर आ रही थी ना बेंडिंग मोमेंट की वजह से, यहाँ पर आ रही थी यहाँ पर आ रही थी, तो अब क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट उसका क्या होगा, वो इसके पूरे ओवरऑल इफेक्ट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो यानी कि जो आउटर मोस्ट फाइबर है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। और अब इसको याद रखने का तरीका, जिस फाइबर के पास में हमारी ये फोर्स लगेगी ना, यानी कि जिस साइड के पास में, एक तो ये एक्सट्रीम फाइबर है आपका और एक एक्सट्रीम फाइबर है, जिस एक्सट्रीम फाइबर के पास में हम फोर्स लगाएंगे ना उसी फाइबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी कौन सा होगा, कौन से वाला फाइबर होगा,
ये वाला फाइबर होगा जब हम डिजाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी फाइबर के अंदर आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है, इसका एक इफेक्ट और होगा, आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस पहले सेंटर पर थी ना, अब वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होके, पहले न्यूट्रल एक्सिस आपकी बिल्कुल कंपोनेंट के सेंटर से पास कर रही थी ऐसे, लेकिन जैसे ही आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस को हमारी बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, इसकी पोजीशन हो गई चेंज। अब ये जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर आ गई आपकी, वो कुछ अमाउंट से आपकी चेंज हो जाएगी। और आप इस वैल्यू को आप निकाल सकते हो। दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रही है आपको, एक ट्रायंगल तो आपकी ये वाली है और एक ट्रायंगल ये वाली है आपकी आपको इस ट्रायंगल की साइड का पता है, आपको इस ट्रायंगल की साइड का पता है, और आपको टोटल लेंथ का भी पता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। जब न्यूमेरिकल करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे निकाल सकते हैं। आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो बहुत ज्यादा इजीली, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस कंपोनेंट की ये वाली लेंथ आपको गिवन होगी तो एक ही वेरिएबल होगा, तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि कंबाइंड इफेक्ट में देखो, अगर कल्ली बेंडिंग अगर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रही होती तो आपकी इक्वल अमाउंट की टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती दोनों एक्सट्रीम फाइबर पर। और अगर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही होती तो पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही होती। लेकिन जब दोनों इफेक्ट को हमने सुपर इम्पोज किया तो अनइक्वल स्ट्रेस आ गई पूरे के पूरे कंपोनेंट के अंदर। कहीं पर तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है और कहीं पर बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, और कहीं पर तो ये जीरो है इसका अमाउंट। ये होता है कंबाइंड इफेक्ट। कंप्रेसिव इफेक्ट भी आ गया उसी फोर्स का, और उसी फोर्स का बेंडिंग इफेक्ट भी आ गया। अब यही फोर्स की डायरेक्शन और कुछ होती तो ये टॉर्शन इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती थी कंपोनेंट के ऊपर। वो पढ़ेंगे जब भी हमारे आगे आएगा। तो मैं बस इस चीज से आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक फोर्स किसी भी कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर मैं इस स्क्रीन को हटा रहा हूँ यहाँ से। कोई भी डाउट है तो बच्चा पूछ सकता है, फिर हम आगे चल रहे हैं। एनी डाउट? किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो वो अभी भी पूछ सकता है। सर आगे बढ़ते हैं। आगे चले? बोलते ही नहीं, पता नहीं सोई हुई। यस सर। और तो सारी क्लास सोई पड़ी है ना तुम्हारी। पता नहीं सर, बोलने में भी क्या हो रहा है उन्हें। ये देखो बेंडिंग मोमेंट हमारी कितनी आई थी, P इंटू ई आई थी, वही वाई सी डिस्टेंस और आई। और इसका अगर ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये इसकी विड्थ v है, b है। रुको तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूँ कितने का याद। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी b है, b मान के चलो इसको, और यहाँ से यहाँ तक ये d है। अरे यार तुम्हें तो ये आपकी d है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग। ये एक्स एक्सिस है। आई एक्स एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पर। आई एक्स एक्स कौन सा बच्चा बताएगा, बोलो। फॉर्म पढ़ ली ना तुम लोगों ने अच्छे से। बी डी क्यू, चलो हिंट दे देता हूँ, बी डी क्यू बाई 12 होगा, बी डी क्यू बाई 36 होगा, या डी बी क्यू बाई 12 होगा, डी बी क्यू बाई 36 होगा। सर BD क्यू बाई 12। 36 किस में होता है फिर? सर 12 होगा। अरे पूछ रहा हूँ 36 किस में पढ़ा था, पढ़ा है या नहीं पढ़ा 36? बी डी क्यूब ये आई एक्स एक्स होगा या आई वाई वाई होगा? तुम्हें दोनों में डिफरेंस भी तो बताना। एक बार शायद मैं तुम्हारी क्लास में आया था, मैंने तुम्हें बताया था आई वाई वाई कैसे कैलकुलेट करना और आई एक्सिस कैसे कैलकुलेट करना, कभी बताया नहीं था ना? अरे तो देखो इस एक्सिस के मान लो आई एक्सिस आई एक्स एक्स के अलोंग निकाल रहे हो ना,
तो इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट कौन सा है, बी है, तो बी को एक बार लिखोगे और जो दूसरा डायमेंशन बच गया ना एक्स के परपेंडिकुलर वाला उसको 3 बार लिखोगे, यानी कि बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया आपका आई एक्स एक्स। और जब आपको आई वाई वाई निकालना है, आई वाई वाई लिखा नहीं जा रहा भाई माउस के साथ, जब आप आई वाई वाई निकालोगे तो y के पैरेलल कौन सा डायमेंशन आपका d है, तो d को एक बार लिखोगे और b को 3 बार लिखोगे। अब मैं ये दोनों पूछ क्यों रहा हूँ ये भी बता देता हूँ, ये तो काम आना है, वही न्यूमेरिकल करना है। बाय 12 बोलो 12 लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट आपको किस डायरेक्शन कैसे कंपोनेंट को डिफॉर्म कर रही है। अब जो हमारी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लगी थी वो आपकी लगी थी एक्चुअल में ऐसे लगी थी, वो वाई एक्सिस के लोंग दिख रही होगी आपको, ये बेंडिंग मोमेंट वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रही है ना। ये जो इसका प्लेन है, जो मेरा बेंडिंग का प्लेन है वो वाई एक्स प्लेन है और किसके पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल दिख रही है आपको। तो ये जब बॉडी को डिफॉर्म करेगी तो कुछ ऐसे डिफॉर्म करेगी, जब ये डिफॉर्म करेगी तो डिफॉर्मेशन किस एक्सिस के अलोंग हो रही है, आपकी वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो हमें आई वाई वाई लेना है, ना कि आई एक्स एक्स लेना है, ठीक है। मान लो अगर बेंडिंग मूवमेंट आपकी इस एक्सिस के अलोंग कुछ ऐसे लग रही होती, यहाँ पर ये ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे डिफॉर्म होती, ठीक है। अगर बॉडी कुछ ऐसे डिफॉर्म होती तो हम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते आई एक्स एक्स। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो बेंडिंग हो रही है वो किस एक्सिस के अलोंग हो रही है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, बीच बीच में बताते हुए चल रहा हूँ, काम आनी है अगले पूरे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है तो ये क्या याद रखेंगे, ठीक है। ये देखो अब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मैंने थ्योरेटिकल बता दिया। अब देखो जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुई थी उसकी वजह से बेंडिंग मैक्सिमम है ये, देखो बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रही है आपकी एक्चुअल में ना, अलग अलग फाइबर पर अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगी। और जो बुक वालों ने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे रखी है ये आउटर मोस्ट फाइबर पर दे रखी है मैक्सिमम वैल्यू, इनर फाइबर पर किसी बुक के अंदर कोई बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर रखी है, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा आपका आउटर मोस्ट फाइबर्स पर होगा। आउटर मोस्ट फाइबर जहां पर मैक्सिमम होगा फेलियर भी वहीं पर होगा। तो अगर हम आउटर मोस्ट फाइबर को सेव कर लेते हैं तो इनर मोस्ट जो इनर फाइबर्स आपके वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो बेंडिंग मोमेंट हमने सिग्मा की वैल्यू क्या बताई थी, ये वही लिख रखा है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सिग्मा। सिग्मा मैं आपको वही बता चुका हूँ, सिग्मा क्या होता है। ये इन्होंने कुछ नया नहीं लिखा हुआ, अभी आप लोगों को बता के हटाऊं ना, एम बाई आई इंटू वाई। अगर कंप्रेसिव चाहिए तो जिस फाइबर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरेट हो रही थी तो वो वाला डिस्टेंस लेके चलोगे वाई सी, और एम की वैल्यू क्या थी पी इंटू ई, वही निकाल रखा है। ऐसे इन्होंने टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रखी है। और ये देखो ये सिग्मा बीटी है, जब भी लिखो सिग्मा बीटी लिख के चलना और इसको सिग्मा बीसी लिख के चलना, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सिग्मा बीसी का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव बेंडिंग, और सिग्मा टी का मतलब सिग्मा बीटी का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल, ठीक है। इंसेंट्रिसिटी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन्होंने कुछ नया नहीं कर रखा। अब आते हैं नीचे की तरफ, या ये हो गया। अब देखो इन्होंने कंबाइंड कर दिया, पहले पीसी निकाला था हमने सिग्मा पीसी, ये सिग्मा सी, पी बाई जो सिर्फ कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस थी वो इतनी जनरेट हो रही थी आपकी, वो आपकी इतनी जनरेट हो रही थी, ये सिर्फ क्या थी कंप्रेसिव थी, और इसका कंबाइंड इफेक्ट हम लेके चल रहे थे।
और जब आपने इनको सुपर इम्पोज कर दिया, जब हम इनका रिजल्टेंट निकालने बैठे तो हमारे पास रिजल्टेंट आया ये। रिजल्टेंट ये आपकी बेंडिंग स्ट्रेस और ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये बेंडिंग भी कौन सी दे रखी है इन्होंने, सिग्मा बीसी, यहाँ पर सिग्मा बीसी, और ये कौन सी आपकी सिग्मा सी। इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों कंप्रेसिव नेचर की थी इसलिए दोनों ऐड हो गई। ये आपकी मैक्सिमम होगी क्योंकि दोनों का नेचर आपका कंप्रेसिव नेचर है, तो दोनों की दोनों ऐड होंगे और दो मैक्सिमम अमाउंट भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस का होगा, यही मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर टेंसाइल आई, ये टेंसाइल आपकी पॉजिटिव होगी, टेंसाइल को पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर देखो आपने नाम ही कंप्रेसिव दे दिया तो आपको साइन देने की जरूरत नहीं, अगर दोनों ही कंप्रेसिव है। अगर एक कंप्रेसिव है और एक टेंसाइल है तो एक को पॉजिटिव मान के चलोगे, एक को नेगेटिव मान के चलोगे। अब ये टेंसाइल को हमने मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव, और ये आपकी थी सिग्मा, ये आपकी थी सिग्मा सी, इसको हमने मान लिया नेगेटिव। ठीक है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपका ये आ गया सिग्मा टी रिजल्टेंट, और एम की वैल्यू आपको पता ही है। सेक्शन मॉडुलस जो जेड है ना, जेड होता है सेक्शन मॉडुलस, ये होता है आई बाय वाई मैक्स। जब सिर्फ बेंडिंग लग रही हो, सेक्शन मॉडुलस तुम पढ़ चुके हो ना, क्या होता है आई बाय वाई मैक्स, यानी कि वाई मैक्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का मैक्सिमम डिस्टेंस। यस सर। यहाँ पर देखो, अगर ये अनइक्वल अमाउंट की बेंडिंग लग रही होती ना, ये तो पूरी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट की बेंडिंग हो गई। अगर बॉडी के अंदर अनइक्वल अमाउंट की बेंडिंग होती तो डायग्राम कुछ बाद में ऐसा बनता है। तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से वाई का डिस्टेंस ज्यादा है या यहाँ से वाई का डिस्टेंस ज्यादा है, कंप्रेशन की तरफ वाई का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये आपका पोर्शन होगा वाई मैक्स का। यस सर। लेकिन ये केस में वाई मैक्स हमारा दोनों साइड से इक्वल है। वाई मैक्स लेते हैं जब सिर्फ बेंडिंग लग रही होती है, वाई मैक्स हमें इस केस के लिए कैलकुलेट करना है क्योंकि बेंडिंग यहाँ पर लग रही है, इसके अंदर तो कंबाइंड इफेक्ट लग रहा है। यहाँ से तो सिर्फ हमें जो ये डिस्टेंस चाहिए वो न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, लेकिन जब सेक्शन मॉडुलस निकालोगे तो ये वाला केस कंसीडर करके निकालोगे। सेक्शन मॉडुलस सिर्फ जब प्योर बेंडिंग होती है तब कैलकुलेट करना होता है, तभी दोनों को कंबाइंड करने के बाद सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाए। जब सिर्फ प्योर बेंडिंग का केस लोगे आप, तब आप क्या करोगे, सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करके चलोगे। ठीक है, तो सर इस वाले में तो वो वाई मैक्स की तो दोनों तरफ से सेम ही आएगी ना सर, दोनों तरफ से सेम आएगी और वो भी हाफ हाफ हो जाएगी, जो भी एक्स डायमेंशन होगा आपका उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया हमारा। फिर आता है फैक्टर, क्या टाइप्स ऑफ फेलियर में क्या क्या फैक्टर होंगे।